वन वेलकम टू आर्स इंटेलेक्ट इनसाइट। और हमने इससे पहले वाले वीडियो में डीपीएसपी के बारे में पढ़ा था पार्ट 1 और ये हमारा सेकंड पार्ट है डीपीएसपी का। इससे पहले जो वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप वहाँ से देख सकते हो पार्ट 1, तभी जाके आपको पार्ट 2 भी समझ में आएगा। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हमारा टॉपिक है, हमने इसके जो आर्टिकल्स है 36 से लेके 51 में क्या क्या दिया गया है वो सारे हमने पढ़ लिया था। इसके साथ ही जो संविधान सभा था उसमें क्या क्या वाद विवाद हुए, जो डीपीएसपी है इसके फीचर्स क्या थे, ये सब हमने डिस्कस किया था इससे पहले वाले वीडियो में। आज जो हम ये पढ़ेंगे कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी, तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, मौलिक अधिकारों की, तो जो मौलिक अधिकार है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में गिवन है और आर्टिकल 12 to 35। जबकि जो डीपीएसपी है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है और आर्टिकल 36 to 51 में है। ये भाग लिखा है, भाग 4 में है और आर्टिकल 36 to 51 में है। फंडामेंटल राइट्स जो है ये एनफोर्सेबल है, ठीक। और आर्टिकल 32 में ये भी कहा गया है कि अगर आपका किसी भी जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर कोई सा भी आपका फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है या फिर आप उसको एप्लीकेबल नहीं कर पा रहे हो, तो आप 32 आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाके आप अपने न्याय की मांग कर सकते हो, उस चीज़ को अप्लाई करवा सकते हो। तो ये आर्टिकल 32 में कहा गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो आर्टिकल 226 इसके तहत आप हाई कोर्ट में जाके अपने मौलिक अधिकारों के प्रति न्याय मांग सकते हो। लेकिन अगर हम डीपीएसपी की बात करें तो डीपीएसपी में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है और ना ही इसके लिए हम जा सकते हैं कोर्ट में। ये न्याय संगत नहीं है, कह सकते हो आप कि ये जस्टिसेबल नहीं है। आप इसको लागू करवाने के लिए आप कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हो, जबकि इसके लिए आप कर सकते हो। आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस्ड बाय लिबरल इंडिविजुअलिज्म, जो फंडामेंटल राइट्स है ये उदार व्यक्तिवाद से प्रभावित है। जबकि डीपीएसपी की हम बात करें तो डीपीएसपी इज ए नॉन एनफोर्सेबल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नादर एनफोर्सेबल और नॉन जस्टिसेबल। ये मैंने अभी ये बताया कि राज्य के जो नीति सिद्धांत है गैर परिवर्तनीय हिस्सा है और ना तो लागू करने का योग्य और ना ही ये न्याय संगत। इट मीन्स ये हम कोर्ट में जाके इसको लागू कराने के लिए हम फोर्स नहीं कर सकते। और जैसे जो फंडामेंटल राइट्स है ये उदार व्यक्तिवाद से प्रभावित है, वैसे ये किससे प्रभावित है, फेमिनिज्म, वेलफेयर स्टेट, एनवायरमेंटलिज्म, इंटरनेशनलिज्म, गांधीज्म। ये ना कल्याणकारी राज्य की बात करता है। जो डीपीएसपी है ये कल्याण की, ये पूरे समाज के कल्याण की बात करता है। वहीं पे ये जो है फंडामेंटल राइट्स ये व्यक्ति के कल्याण की बात करता है। ये एक पर्टिकुलर व्यक्ति को ये टारगेट करता है, जबकि ये पूरे राज्य, वहाँ के रह रहे लोग, वहाँ के समाज को ये टारगेट करता है ताकि उनका कल्याण हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अधिकार जो है ये फंडामेंटल राइट्स जो है ये नेगेटिव राइट्स प्रिवेंट इन द स्टेट इंटरफेरेंस इन द इंडिविजुअल स्फीयर। नकारात्मक अधिकार ये व्यक्तिगत क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप को रोकता है। अगर हम इसकी बात करें डीपीएसपी की, तो देयर वर पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑन स्टेट इन रिक्वायर्ड स्टेट एक्शन। राज्य पर सकारात्मक दायित्व है, इसके लिए राज्य की कार्यवाही की आवश्यकता होती है। इसमें राज्य को क्या करना होता है, जो राज्य है उसमें खुद को उसकी कार्यवाही की आवश्यकता होती है। अगर हम बात करें डीपीएसपी की क्रिटिसिज्म की कि इसकी आलोचना हुई थी तो क्यों हुई थी, तो देखो डीपीएसपी ये मेयर मोरल एस्पिरेशन, इसमें बोला गया है कि ये मात्र नैतिक आकांक्षाओं को पूरा करता है और ये इट्स अ नॉन एनफोर्सेबिलिटी रिजल्ट इन द कॉन्फ्लिक्ट विद अदर एनफोर्सेबल पार्ट्स, थस क्रिएटिंग एम्बिग्विटी। इसकी जो गैर परिणता है यानी कि जो मौलिक अधिकारों के परिणाम स्वरूप हम अगर इसकी बात करें तो इसको लागू कराने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, मतलब ये ईजिली लागू नहीं होता।
Some believe that it is not correct to blind successive government with the contract entered in by previous government. इसमें क्या कहा गया है कि कुछ का मानना है कि जो पिछली सरकार है उनके द्वारा किए गए जो अनुबंध के साथ लगातार सरकार को विवेक शून्य करना सही नहीं है। मतलब ये सही नहीं मान रहे जीपीएसपी को। इनको ऐसा लग रहा है कि इनको हम लगा देंगे तो विवेक जो है वो शून्य हो जाएगा, ये सही नहीं होगा। डिस्ट्रॉय फेडरल स्ट्रक्चर एज इट फॉलो यूनियन गवर्नमेंट टू लेजिस्लेट ऑन द स्टेट ऑब्जेक्ट। संघीय ढांचे को नष्ट कर देता है। ये क्या कहता है कि जो ये है डीपीएसपी, ये फेडरल स्ट्रक्चर है, उसको क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि यह केंद्र सरकार का राज्य के विषयों पर कानून बनाने की अनुमति देता है। तो ये इसके जो क्रिटिसिज्म है उसके अंदर ये कहा गया है। अब हम बात करें कि जो मौलिक अधिकार है और जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, इनके बीच में जो संबंध है या संघर्ष है, ये कैसे है। तो द जस्टिफिएबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट एंड नॉन जस्टिफिएबिलिटी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑन द one hand and moral obligation of state implement directive principle article 37 on other hand have led to conflict between two since the commencement of the constitution. इसमें बोला गया है कि जो मौलिक अधिकारों की औचित्यता है और एक और निर्देशक सिद्धांतों के नीति निर्देशक सिद्धांतों की गैर औचित्यता, ये और दूसरी ओर निर्देशक सिद्धांत जो अनुच्छेद 37 कहता है इसको लागू करने के लिए राज्य का जो नैतिक दायित्व है, वो नैतिक दायित्व ने संविधान की शुरुआत के बाद से दोनों सदनों के बीच, जो अपर हाउस है जो लोअर हाउस है, इन दोनों के बीच क्या किया है, स्ट्रगल को जन्म दे दिया है। इसी संघर्ष से रिलेटेड कुछ केसेस भी चले थे, जैसे कि चमकम दौराजन केस 1951 वो हुआ था, गोलकनाथ केस हुए थे, केशवानंद भारती केस था, कई सारे केसेस आए थे। हम इसको पढ़ते हैं। जो चमकम दौराजन केस, इसमें क्या कहा गया था, इसमें ना सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था कि जो मौलिक अधिकार है और जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, इन दोनों के बीच किसी भी संघर्ष के मामले में परिस्थिति जो होगा वो मान्य होगा। और इसने ये घोषणा किया कि जो निर्देशक सिद्धांतों को और मौलिक अधिकारों के अनुरूप होना चाहिए और उन्हें सहायक के रूप में चलाना चाहिए। लेकिन ये भी माना गया कि जो संसद द्वारा मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उसमें डीपीएसपी में नहीं किया जा सकता। तो ये चमकम दौराजन केस 1951 में कहा गया। फिर आया 1967 में गोलकनाथ केस आया। ठीक, गोलकनाथ केस में क्या कहा गया, द अबव सिचुएशन चेंज इन 1967। जो इतने भी सिचुएशन से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या हुआ, चेंज हो गए। जो भी फैसले लिए गए थे अब तक, वो सारे सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले थे वो उसके बाद चेंज हो गए। In the case, the Supreme Court ruled that Parliament cannot take away, abridge any fundamental rights. In other words, the court held fundamental rights cannot be amended for the implementation of the directive principle. इसमें क्या था कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 1967 में जितनी भी स्थिति थी वो सारी बदल गई और सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि संसद किसी भी मौलिक अधिकार को छीन या कम नहीं कर सकती है। क्या था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं तो इसको छीन सकती है और न इसको कम कर सकती है। दूसरे शब्दों में कहें तो अदालत ने माना कि निर्देशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन भी नहीं किया जा सकता है। मतलब हम कोई भी चेंजेस फंडामेंटल राइट्स में हम नहीं कर सकते। The Parliament reacted to Supreme Court judgment in the Golaknath case 1967 by enacting The Parliament reacted to Supreme Court judgment in the Golaknath case 1967 by enacting the 24th Amendment Act 1971. The Act declared that Parliament has power to abridge to take away any fundamental right by enacting constitutional amendment. संसद ने 24वें संशोधन अधिनियम 1971 बनाकर गोलकनाथ केस 1967 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और अधिनियम ने घोषणा की संसद के पास संवैधानिक संशोधनों को लागू करके किसी मौलिक अधिकार को कम करने या छीनने की भी शक्ति है। पहले तो बोला गया था कि नहीं है 1967 में जो गोलकनाथ केस आया, लेकिन उसके बाद जब 1971
जो 24वां संशोधन हुआ उसके बाद बोला गया कि हाँ है, इसमें हम जो मौलिक अधिकार है इसको कम कर सकते हैं और इसको छीनने की भी शक्ति रखते हैं। तो ये था गोलकनाथ केस। उसके बाद आता है 73 केशवानंद भारती केस। जो केशवानंद भारती केस 1973 था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 310 के प्रावधान के आधार पर इसको क्या माना, असंवैधानिक और अमान्य घोषित किया। न्यायिक समीक्षा संविधान की एक बुनियादी विशेषता, इसलिए इसको दूर नहीं किया जा सकता। तो केशवानंद भारती जो केस था 1973 में, इसमें इसको क्या माना गया कि ये जो है असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड है। ठीक, इसके साथ फिर 1976 में मिनवा मिल्स आया, और हाँ इसी के साथ ही 1976 में 42 जो अमेंडमेंट है यानी 42वां संशोधन भी हुआ, और जो मिनवा मिल्स केस थे वो भी आए। इसमें क्या कहा गया, 42वें नागरिकता संशोधन कानून में एक बार फिर संतुलन बिगड़ने की कोशिश की गई और इससे मौलिक अधिकारों पर डीपीएसपी की सर्वोच्चता स्थापित करने का प्रयास किया। जो मिनवा मिल मामला था 1980, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने सद्भाव को पुनः स्थापित किया और सामंजस्यपूर्ण निर्माण का सिद्धांत दिया। इस प्रकार जो न्यायपालिका है वो पहले शाब्दिक दृष्टिकोण अपनाते थे, उसने वास्तविक न्याय के चैंपियन बनाने के लिए व्याख्यात्मक दृष्टिकोण को अपना लिया। The attempt to distort the balance was again made in 42nd Amendment Citizen. The attempt to distort the balance was again made in 42nd Citizen Amendment Act (CA). This tried to establish supremacy of the DPSP. इसने DPSP को supremacy मानने की कोशिश की over fundamental rights. Supreme Court is the Minwa Mills case 1980 re-established the harmony and gave the doctrine of harmonious construction. Thus, judiciary which earlier took a liberal approach have now taken interpretive approach to be champion of substantive justice. फिर उसके बाद ही 26 में ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी लाया गया, जो हमारा मौलिक कर्तव्य है। ये किसमें है, आर्टिकल 51 तक तो आपका डीपीएसपी है, तो 51A में मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। ठीक, तो 76 में संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था। और जो 2002 है उसमें क्या हुआ कि 2002 में ना एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, तो अब ना टोटल जो है वो 11 मौलिक कर्तव्य है हमारा। और ये किससे इंस्पायर्ड है, ये जो इंस्पायर्ड है ये सोवियत संघ के संविधान से ये इंस्पायर्ड है। फिर उसके बाद स्वर्ण सिंह कमेटी आई। स्वर्ण सिंह कमेटी का रिकमेंडेशन क्या था कि द नीड एंड नेसेसिटी ऑफ विच वॉज फेल्ट ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ द इंटरनल एमरजेंसी, यानी इसमें ये बोला गया कि जिसकी आवश्यकता और अनिवार्यता आंतरिक आपातकाल 1925 और 27 के संचालन के दौरान महसूस की गई। स्वर्ण सिंह कमेटी का जो ये था, इसमें ना बताया गया कि कुछ चीज़ें थी ऐसी जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी इमरजेंसी के दौरान हुआ। जैसे इमरजेंसी लगा था 1925 में और इंदिरा गांधी के टाइम पे, तो उस टाइम पे मौलिक अधिकारों का भी हनन हुआ, जबकि बोला गया है ना कि प्रेस की स्वतंत्रता है, राइट टू स्पीच, लेकिन उस टाइम पे इस चीज़ को भी बैन कर दिया गया था। There are certain responsibility along with rights Congress government accept and then enacted the 42nd Amendment Act in 1926. अधिकारियों की कुछ जिम्मेदारी भी है। कांग्रेस सरकार ने 1976 में 42वें संशोधन नियम को स्वीकार किया और नियमित किया। हाँ, इसमें बोला भी गया कि उस टाइम पे ना काफ़ी सारी चीज़ों को रोक लगा दी गई थी, तो जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने इस चीज़ को स्वीकार भी किया था। और फिर उसके बाद 42nd अमेंडमेंट जब आया तो उसने चीज़ को ना आगे बोला कि आगे जो भविष्य में कभी भी मौलिक अधिकारों को हम रोक नहीं सकते हैं, जैसे कि जो व्यक्ति का मौलिक अधिकार हम उसे छीन नहीं सकते हैं। The new part of consists only one article 51A 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसमें ये बोला गया है कि
जो पहले था आर्टिकल 51A, इसमें पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ था, लेकिन बाद में 2002 में एक और ऐड कर दिया गया। अब हम बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, तो कौन कौन सी है। टू अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। जो हमारा संविधान है, हमें उसका क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है, उनके आदर्श, उनके जो इंस्टीट्यूट है, जो हमारा फ्लैग है, जो हमारा नेशनल एंथम, इन सब का क्या करना है, हमें रिस्पेक्ट करना है। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है कि टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले जो महान आदर्श हैं, उनका हमें क्या करना, उनका संजोना है और उनका पालन करना है। टू अफोर्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी भारत की जो संप्रभुता है, एकता है, अखंडता है, इनको क्या करना है, हमें बना के रखना और इनकी रक्षा करना है। तो हमें क्या करना है, संप्रभुता, एकता, अखंडता को, अखंडता मतलब जिसके खंडन ना हो, एकता मतलब सबसे अच्छे से रहना है, मिलके यूनिटी बना के रखना है, संप्रभुता मतलब बिना किसी के दबाव में आए हमें जो निर्णय लेने की शक्ति है वो हमें अच्छे से बना के रखना है, उनकी रक्षा करना है। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, देश की रक्षा के लिए, ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर राष्ट्रीय सेवा पर, जब भी हमें बुलाया जाए कि देश की रक्षा करना है तो हमें अपने देश की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्रीय सेवा के लिए उनको क्या करना है, आगे हमेशा बढ़ के जाना है। टू प्रमोट हार्मनी एंड spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities, and to renounce practice destroy to the dignity of women, यानी कि बोला गया है धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय या वर्गीय विविधताओं से परे भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव, समान, भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना है, महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। इट मीन्स ये, जैसे कि सती प्रथा पहले था, प्रथा था, तो ऐसे जो प्रथा है, दहेज प्रथा वगैरह है, इन सबको क्या करना है, इन सबको त्याग देना है। और जो इंडिया है ये क्या है, काफ़ी सारे कल्चर से भरा हुआ एक कंट्री है। इंडिया में अलग अलग तरीके के लोग हैं, बहुत सारे डिफरेंस पीपल है, तो सबके बीच में क्या करना है, ब्रदरहुड वाली जो रिलेशन है वो रखना है, भाईचारा रखना है, सबके बीच में एक दूसरे को बढ़ावा देना है, उनकी भावनाओं का, उनकी फीलिंग्स का हमें क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंट्री कंपोजिट कल्चर, देश की जो मिश्रित संस्कृति है, जो हमारी विरासत है, इनको क्या करना है, महत्व देना और उनको संरक्षित रखना है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव, 7 पॉइंट क्या कहता है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कंपैशन ऑफ द लिविंग क्रिएचर, जो भी रिवर्स है, लेक्स है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ, जितने भी हमारे इन्वायरमेंट है, नेचुरल इन्वायरमेंट है, इनको हमें प्रोटेक्ट करना है, इनको हमें क्या करना है, सुधार करना है। और जो भी जीवित प्राणी है, एनिमल्स है, उनको, उनके साथ हमारे काइंडफुली बिहेव करना है, दया करना है, दया भाव की रखना है, ठीक है, दया भाव रखना है। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, जो वैज्ञानिक सोच है, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना भी हमें विकसित करना है। 9 में क्या है, 9 पॉइंट में, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर वायलेंस, यानी जो सार्वजनिक संपत्ति है उसकी हमें रक्षा करना, हिंसा से दूर रहना, जैसे पार्क हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, इनको क्या करना है, हमें इनकी रक्षा करनी है, गंदगी नहीं फैलाना है इधर उधर, जैसे हमारे घर होता है वैसे उसकी भी हमें रक्षा करनी है। टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज सो दैट नेशनल कॉन्स्टेंटली राइज टू हायर लेवल ऑफ एडवेयर एंड अचीवमेंट, एंड इसमें बोला गया है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में जो उत्कृष्टता की दिशा है उसमें प्रयास करना है, ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयास उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुँचे। और लास्ट जो 11 पॉइंट ऐड किया गया था 2002 में 86 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसमें किया गया था,
2002 में जो ये ऐड हुआ था, तो ये 46वां संविधान संशोधन के द्वारा इसमें ऐड किया गया था। तो टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वर्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं, इनको प्रॉपर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी मिले। नॉर्मल जो अपॉर्चुनिटी होती है बच्चों को मिलना चाहिए, जो पढ़ाई का होता है। और इस जैसे 8th क्लास तक ना फ्री होता है, तो इतना तो उनको मिलना चाहिए कि वो पढ़ सके। तो ये 2002 में 46वां संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था मौलिक कर्तव्य में, कि जो बच्चे उनको पढ़ाना कंपलसरी है। ये तो हमारा था DPSP का पार्ट 2 और ये आज कंप्लीट हो गया है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं वो हम देख लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस ये रहा और शॉर्ट भी है। शॉर्ट में तो आ सकते हैं कि DPSP के बारे में बताओ, या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बता दो, राइट टू फ्रीडम क्या है, राइट टू इक्वलिटी क्या है, ठीक। और लॉन्ग में क्या आ सकता है कि critical analyze the right to freedom enshrined in the part 3rd of the Indian Constitution. Discuss the comparison between the fundamental right and the directive principle of state policy. इनमें comparison करना है fundamental right और DPSP के बीच में. Analyze the relationship between the fundamental rights and the directive principle state of policy. इसमें बोला गया है कि जो रिलेशन है इन दोनों के बीच में, DPSP और fundamental rights इन दोनों के बीच क्या है वो बताना है. क्रिटिकल एग्जामिन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसको क्या करना है, लिखना है. डिस्कस द बेसिक फीचर एनश्राइंड इन द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इसका मतलब ये था कि आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेम्बल है उसके बारे में आपका उसको फीचर्स लिखने हैं, ठीक है. तो ये सारे पॉइंट्स थे, इम्पोर्टेंट से क्वेश्चंस ख़त्म हो गए ये टॉपिक आज. और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो. लिंक गिवन है हमारे चैनल पे, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लो, ठीक. और अगर हमारे चैनल पे आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना. और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.